नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डायरेक्ट टैक्सेस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस के लेक्चर्स ले रहे हैं। सबसे पहले इसके पोर्शन के बारे में एक बार शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एंड फिर स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, द टैक्स विच इज पेड ऑन द पर्सन डायरेक्ट इनकम। जो भी पर्सन है उसके इनकम के ऊपर जब डायरेक्टली हम लोग टैक्सेस पे करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। In a direct tax, your first chapter is a residential status and scope of total income, which is already completed. Yes or no? BCom and BMS तुम लोगों के लिए इसके ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही है. Sometime it may be 10 mark for the BCom and specifically for the BMS, TY BMS. हाँ, उनके लिए इसके ऊपर 15 मार्क का एक क्वेश्चन होता ही है. ये जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, विच इज़ वेरी स्कोरिंग. वहाँ पे एक क्वेश्चन पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो गया. एंड SY BBI के लिए वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि वो वेटेज किसके ऊपर है. बराबर है. तो व्हेन जब आपके कॉलेज में आपको पेपर पैटर्न मिलेगा तब हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे. क्लियर हो रहा है? तो बोथ ऑफ दिस चैप्टर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. दैट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. क्लियर हो रहा है? रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग क्या करते थे? ये देखते थे कि इसका पर्सन का स्टेटस क्या है. RI है, NRI. RI का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट इंडियन. NRI का मतलब क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन. ये सब कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ देखा. RNOR, RBNOR, यस और नो, इसके रूल्स थे वो सब RI में सीखे. अभी हम लोग अभी उसके बाद क्या देखा था? स्कोप ऑफ टोटल इनकम. स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या था? अकॉर्डिंग टू द पर्सन स्टेटस कैटेगरी, उसका जो स्टेटस है वो RI है, रेसिडेंट इंडियन and non-resident Indian, resident and ordinary resident, and resident but not ordinary resident. So according to their status, उसका जो total income है. See, when any person earning the income now, in that situation we can say that that person earns from the foreign income as well as Indian income. Yes or no? उसका income कहीं का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है या तो फॉरेन का भी हो सकता है. तो अगर कोई भी पर्सन का जो इनकम है वो इंडियन इनकम भी हो सकता है, वो फॉरेन इनकम भी हो सकता है, तो उन इनकम्स के ऊपर वो इंडियन गवर्नमेंट को कब टैक्स पे करेगा, कब टैक्स पे नहीं करेगा, इट इज़ डिपेंड अपॉन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस. फॉर एग्जाम्पल अगर वो NRI है, NRI का मतलब क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडिया, और उसका इनकम फॉरेन इनकम है, फॉरेनर है, वो इंडिया में टैक्स पे करेगा क्या? नहीं करेगा. तो अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस एंड अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, सम इनकम्स आर टैक्सेबल इन इंडिया एंड some incomes are not taxable in India, and that we already learned in this chapter, that is a scope of total income. Clear हो रहा है? Okay. अब अगर हम लोग देखें आगे का जो मेन पोर्शन है वो पूरा का पूरा हमारा बचा है और आज से हम लोग शुरू करेंगे. डेली वी आर टेकिंग द लेक्चर फॉर दिस वन. क्लियर हो रहा है? जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उसका सारे का वीडियो बनेगा और सारे वीडियोज अपलोड कर देंगे ताकि वो तुम लोगों को यूज हो जाए. क्लियर है? ठीक है. देखो यहाँ पे अगर अब ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या बताया था? पर्सन के इनकम के ऊपर जब हम लोग टैक्स पे करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स. ये पॉइंट समझ में आया? अब व्हाट इज़ द इनकम, ये सबसे पहले देखना चाहिए. तो कोई भी पर्सन अगर कुछ भी अर्न करता है तो दैट इज नोन एज इनकम. बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस इनकम का मतलब जितने भी पर्सन के इनकम है उसको 5 हेड में कैटेगराइज कर लिया. फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी. सेकेंड वन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. Third one is income from business and profession. Fourth one is income from capital gain, and fifth one is income from other source. जितने भी पर्सन के इनकम है, सी वन सिंगल पर्सन अर्निंग फ्रॉम सो मेनी सोर्सेज. ये सो वो एक बंदा अलग अलग सोर्सेज से कमाता है. जैसे कि मैं हूँ, समझ लो मेरा क्लासेस मेन कोई बिजनेस है तो आई कैन से दैट कि मेरा इनकम कहाँ से हो रहा है? बिजनेस एंड प्रोफेशन में से हो रहा है. बराबर है. बट उसी के साथ साइड बाय साइड में किसी कॉलेज में जॉब करो, बट आई एम नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय. मैं वहाँ की एम्प्लॉय नहीं हूँ, आई एम जस्ट विजिटिंग फैकल्टी. तो इन दैट सिचुएशन आई एम रिसीविंग अमाउंट एज पर द पर आवर्स बेसिस. आवर्ली बेसिस के ऊपर मुझे सैलरी मिलता है, अमाउंट मिलता है, सैलरी नहीं बोल सकते उसको. ओके. तो ये भी मेरे लिए इनकम है. दैट इज अमाउंट रिसीव फ्रॉम माई कॉलेज. यस और नो? उसी के साथ समझ लो इवनिंग के टाइम पे मैंने कहीं पे फुल टाइम जॉब ऑफर कर लिया, पार्ट टाइम हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और वहाँ पे मैं एम्प्लॉई हूँ. तो इनकम कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में. बिजनेस करूँ तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. समझो मैं छोटा सा हाउस प्रॉपर्टी उसको मैंने रेंट पे दे दिया, तो आई एम अर्निंग फ्रॉम द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो. अदरवाइज आई हैव सम इन्वेस्टमेंट्स, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट. इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट है, FD में पैसा इन्वेस्ट है, उनके ऊपर आई एम गेटिंग व्हाट? डिविडेंड, इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता. तो ये सारे अलग अलग इनकम है. तो पर्सन के जितने भी इनकम्स है ना, उस इनकम्स को गवर्नमेंट ने 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया. इसके अलावा इनकम कहीं नहीं जा सकता. तो पहला इनकम का हेड क्या है? इनकम फ्रॉम व्हाट? सैलरी. तो इनकम फ्रॉम सैलरी मीन्स वी कैन से दैट अगर कोई पर्सन रेगुलर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई मतलब आप समझते हो
वहाँ पे वहाँ पे वो काम कर रहा है एज ए एम्प्लॉय, और उसका जो पर्सन है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, बॉस को एम्प्लॉयर बोलते हैं। तो वहाँ से अगर उसको पैसे मिल रहे हैं तो दैट इनकम कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन से इनकम आते हैं, उसमें से कौन से इनकम टैक्सेबल है, कौन से इनकम एग्जेम्प्टेड है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग कौन से इसमें सीखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी मैंने दो वर्ड यूज किए, व्हाट, टैक्सेबल एंड व्हाट, एग्जेम्प्टेड। इनके मीनिंग बता देती हूँ। टैक्सेबल मतलब कोई भी एक अमाउंट मेरे लिए इनकम है और उस इनकम के ऊपर मैं टैक्स पे कर सकती हूँ, उस इनकम के ऊपर मुझे टैक्स पे करना चाहिए, तो उस इनकम को टैक्सेबल इनकम बोला जाता है। तो इन फ्यूचर जाके इनका एडिशन किया जाएगा और इन एडिशन के टोटल के ऊपर वी आर गोइंग टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। दैट ऑल इनकम्स आर नोन एज अ व्हिच इनकम, टैक्सेबल इनकम। एंड एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट मेरे लिए इनकम तो है बट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसको टैक्स में से निकाल दिया गया, इस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, दैट इनकम इज नोन एज अ व्हिच इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम। ये लॉजिक समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? ओके, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग सैलरी से मिलने वाले इनकम कौन से टैक्सेबल है, कौन से एग्जेम्प्टेड है, वो सब रूल्स हम लोग सैलरी में देखेंगे। क्लियर हो रहा है? फिर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ एनी पर्सन हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन द रेंटल बेसिस, इन दैट सिचुएशन वी आर अर्निंग अ रेंट, बट इन अ हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो वी आर हैविंग अ सो मेनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, लाइक दैट कि एक प्रॉपर्टी हम लोग उसको भाड़े पे देंगे, तो जब प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज LOP, लेट आउट प्रॉपर्टी, उससे रेंट मिलेगा। सम टाइम हमारा खुद का प्रॉपर्टी, उसको हम लोग खुद रहते हैं, तो रेंट मिलने वाला है क्या? नहीं। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हाउस प्रॉपर्टी अगर खुद का है, खुद का नहीं है, उसमें से इनकम आने वाला है, तो कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, उसके ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन related to the property we can learn in this chapter, that is a income from house। क्लियर हो रहा है? ओके। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मतलब सिंपल है, अगर मेरा कोई बिजनेस है या तो मेरा कोई प्रोफेशन है तो उसके अंदर के इनकम को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स अंडर द विच हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर हो रहा है? फिर आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इफ वी आर हैविंग एनी एसेट्स, क्या है मेरे पास, एसेट्स है, और उन एसेट्स को मैंने क्या कर दिया, सोल्ड किया। ओके, तो एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है। तो अगर एसेट्स को सोल्ड करने के बाद मुझे प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, तो इन दैट सिचुएशन उसके सारे प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वी आर गोइंग टू लर्न इन द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। येस और नो? एंड लास्ट वन, जो इनकम इन 4 हेड में नहीं आते, जो मेरा सैलरी भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं है, और ना मैंने एसेट्स को सोल्ड किया, फिर भी मुझे इनकम हो रहा है। बैंक में FD रखा, FD के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आता है क्या सैलरी में? नो, नॉट इन अ हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो, नॉट इन रिमेनिंग 2 हेड्स ऑल्सो। तो दैट इनकम विच आर नॉट कम अंडर एनी अदर 4 हेड्स, ये 4 हेड में जो इनकम नहीं आते वो सारे इनकम कहाँ आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर हो रहा है? ओके, अब हम लोग ये सब्जेक्ट, इसके बाद ये 5 चैप्टर होगी कि नहीं, दैट इज नोन एज अ हेड्स ऑफ इनकम। इसको क्या बोला जाता है, हेड्स ऑफ इनकम। क्लियर हो रहा है? तो ये सारे रूल्स सीखेंगे इंडिविजुअली, वी आर हैव टू लर्न 5 चैप्टर्स। ओके, आफ्टर दैट देयर इज एक कॉमन चैप्टर है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 8। ओके, ये चैप्टर में आपको बस थ्योरेटिकल कांसेप्ट, इसके सम्स यहाँ सेपरेट सम्स नहीं होंगे, तो ये चैप्टर हो जाएगा, वो एक लेक्चर में हो जाएगा, इन डिडक्शन अंडर सेक्शन 18। इन द सो मेनी डिडक्शंस आते हैं। डिडक्शन मीन्स व्हाट, डिडक्शन क्या होता है, प्लस की माइनस, माइनस। तो कुछ अमाउंट्स ऐसे हैं कि जो अमाउंट्स हमारे इनकम में से माइनस करने को अलाउड है। अभी सिंपल बात है, अगर मेरा इनकम है 5 लाख का, 5 लाख से मैंने डिडक्शन माइनस किया 1 लाख का, तो इनकम इज हाउ मच, ओनली 4 लाख, एंड नाउ ऑन 4 लाख आई हैव टू पे द टैक्सेस। तो बिकॉज ऑफ डिडक्शंस वी कैन से दैट आवर टैक्स आर सेव, हमारे टैक्सेस क्या होते हैं, बचते, कम होते हैं टैक्सेस। तो वो कौन कौन से डिडक्शंस है वो इसमें सीखेंगे, उसके सेक्शंस है, 80C, 80CCC, 80D, 81 डिफरेंट। क्लियर हो गया? तो ये हो गया डिडक्शंस। एंड डिडक्शंस के बाद हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आएगा, दैट इज नोन एज अ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आई होप नो डाउट इन दिस। क्या बताया मैंने, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मतलब कोई भी, अब इसमें क्या होता है पता है, ये ऊपर के जो 5 हेड है ना, इनमें से कोई भी 2 हेड्स ऑफ इनकम, कोई भी 2, कुछ डिसाइडेड नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी की सैलरी हो सकता है, सैलरी हो सकता है, उसके साथ बिजनेस हो सकता है, कोई भी। नॉर्मली कैपिटल गेन उसके अंदर नहीं आता, कैपिटल गेन का सब सेपरेट आता है, बराबर है। तो ये जो 4 हेड्स है उनमें से कोई भी 2 हेड, और ये जो डिडक्शंस है उनमें से कोई भी 2 to 3 डिडक्शंस, इनका मिलके एक क्वेश्चन आता है। इट मे बी फॉर 10 मार्क, इट मे बी फॉर 7 और 8 मार्क, और इट मे बी फॉर 15 मार्क। क्वेश्चन लेन दिए 15 मार्क्स के लिए रहेगा, क्वेश्चन छोटा सा है 7 और 8 मार्क के लिए रहेगा, एंड बीकॉम के लिए क्वेश्चन नॉर्मली 10 मार्क के लिए आता है। क्लियर? एक नॉर्मल साइज का क्वेश्चन, समझ में आया? तो इसका मिलके एक क्वेश्चन आएगा,
यस और नो? अगर आपको ये 5 हेड्स अच्छी तरह से नहीं समझे तो आप ये चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये और एग्जाम में मैक्सिमम सब इसी चैप्टर में से आते हैं। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द हेड्स एज वेल एज व्हाट डिडक्शन। इट मीन्स होल ऑफ दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस किया तो आपको ये चैप्टर नहीं समझेगा और मैं कुछ नहीं कर सकती। क्लियर हो रहा है? सी डायरेक्ट टैक्सेस ना जो भी चैप्टर है वो कम्प्लीटली रूल्स के ऊपर डिपेंड है। आपके रूल्स जितने क्लियर हो जाएंगे ना ये चैप्टर आपको उतना ईजी लगेगा। दिस इज वेरी स्कोरिंग चैप्टर। लास्ट टू लास्ट ईयर स्कोरिंग था 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 TYBMS। समझ में आ रहा है? तो इतना आप अच्छा इसका स्कोर कर सकते हो अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा तो। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब इसका पढ़ने का कैसे करेंगे हम? इसके 5 हेड्स हैं, इनमें इंडिविजुअल आते हैं, मतलब सैलरी, इसमें सिर्फ सैलरी के क्वेश्चन, इसमें सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, राइट? तो हम लोग ईच एंड एवरी चैप्टर को पढ़ेंगे शॉर्ट में, बराबर है? मतलब समझ लो फर्स्ट चैप्टर के ओनली 2 to 3 सम, सेकंड चैप्टर के भी ओनली 2 to अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस व्हिच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, अकॉर्डिंग टू उसके क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। अगर सैलरी में जाओगे तो टेक्स्ट बुक में 2 से 3 ही सम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो इस इंडिविजुअल चैप्टर को हम लोग शॉर्ट में कवर करेंगे, बट डिडक्शन तो एक दिन में कवर हो जाएगा एक लेक्चर में। एंड जब कंबाइंड सम करेंगे तब ये सारे रूल यूज होंगे, तो इसको वापस रिकॉल किया जाएगा, सब कुछ सम करते करते सारे रूल याद हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो आज से रिक्वेस्ट है कि टैक्सेशन का एक भी लेक्चर कोई भी जन एब्सेंट नहीं रहेगा, और अगर एब्सेंट है तो उसको वीडियोस देख के रिकवर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों का, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। एक भी लेक्चर अपने रूल्स मिस किया आपको नहीं समझेगा टैक्सेशन। क्लियर है? ओके, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा कि इस मंथ के एंड तक हम लोग टैक्सेशन खत्म करेंगे ताकि सबके एग्जाम्स के लिए ये यूज हो जाए। वी आर हैविंग 15 डेज, ठीक है? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर्स। दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर, छोटा सा है, ईजी है, फटाक से होता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम अदर्स। नाउ आप जस्ट अपना सुनने का काम करो, जब क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, एक्सेट्रा। अभी सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मीन्स इनकम, एवरी काइंड ऑफ इनकम। एवरी काइंड ऑफ इनकम मतलब कोई भी इनकम इसमें चलेगा, बट जो इनकम ऊपर के 4 हेड्स में नहीं आता, मतलब वो सैलरी का इनकम नहीं है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, येस और नो, ना वो कहाँ का इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ना वो कैपिटल गेन। तो जो इनकम ऊपर के 4 हेड्स में नहीं आते वो सारे के सारे इनकम कौन सा हेड में आते हैं? इनकम फ्रॉम, बोलो, अदर सोर्स। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड है सम इनकम्स आर एग्जेम्प्टेड इनकम। कुछ इनकम जैसे है कि वो इनकम तो है बट वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो दैट इनकम आल्सो नॉट कम अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो भी यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का 2 सेंटेंसेस क्लियर हुआ। फर्स्ट वन इज व्हाट? द इनकम व्हिच इज नॉट कम्स अंडर एनी अदर हेड, राइट? एंड एज वेल एज द इनकम व्हिच इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं होने चाहिए। तो वो सारे इनकम कहाँ पे जाते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अभी इसमें क्या क्या आ सकता है उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अ डिविडेंड। फर्स्ट पॉइंट इज अ व्हाट? अभी हम लोग इनकम्स देख रहे हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से इनकम कंसिडर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज अ व्हाट? डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स व्हाट? पता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? व्हेन वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ओके, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करते हैं तो इन दैट सिचुएशन उसके ऊपर जो रिटर्न्स मिलता है ना, दैट इज नोन एज अ डिविडेंड। तो अगर हम लोगों को किसी भी कंपनी से, इंडियन कंपनी हो या तो फॉरेन कंपनी हो, इनमें से अगर आपको डिविडेंड मिला तो दैट इज अ कम्प्लीटली टैक्सेबल। क्या बोला मैंने? दैट इज अ कम्प्लीटली टैक्सेबल, मतलब वो हम लोगों को एडिशन में लिखना है। टैक्सेबल मतलब लिखना है, एग्जेम्प्टेड मतलब उसको कंसिडर नहीं करना है। इतना याद है, समझ में आया? तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहाँ से भी आपको डिविडेंड मिलेगा दैट इज कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट आता है वीनिंग फ्रॉम लॉटरीज। नाउ वीनिंग फ्रॉम लॉटरीज मीन्स यू नो इट वेरी वेल कि अगर समझो हम लोगों ने लॉटरी का टिकट लिया और सच में हम लोगों ने वो लॉटरी विन किया, उसके ऊपर पैसा मिलने वाला है, तो दैट इज ऑल्सो इनकम फॉर अस ना, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर हो रहा है? हम लोग जो चैप्टर सीख रहे हैं उसका नाम क्या है बता एक बार? Income from other source, that is income from other source। सही है? तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इनकम आते हैं। पहला इनकम क्या बताया मैंने? डिविडेंड। ओके, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहीं से भी डिविडेंड मिला दैट कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो यहाँ पे टैक्सेबल होता है।
फिर आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के लिए क्या बोला मैंने आपको, अगर इनकम मिल रहा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, ग्लैम्बलिंग है, पता है ना, ग्लैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम वगैरह होते हैं, कार्ड गेम है, बेटिंग है, बेटिंग पता है सबको, तो अगर भी बेटिंग है, ग्लैम्बलिंग है, इनके अंदर आपको कहीं से भी पैसा मिला, इनकम हुआ, तो सारे इनकम्स कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर्स, उसके अंदर ये टैक्सेबल हो जाता है। फिर आता है हम लोगों का एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड का मीनिंग क्या होता है। यहाँ ध्यान, देयर इज वन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब समझते हो बॉस, है ना, समझ लो मिस्टर ए है और जो एम्प्लॉयर है वो कौन है, एम्प्लॉयर, मैंने शॉर्ट में लिखा ER इज व्हाट, एम्प्लॉयर। इसके पास 5 एम्प्लॉयज है, कितने एम्प्लॉयज है, 5, X Y Z W एंड व्हाट, क्या नाम दूँ बताओ आपके फेवरेट, T, ठीक है ना, ये हमारे कौन है, 5 एम्प्लॉयज है। नाउ वी आर अ मिस्टर ए, हम लोग कौन है, एम्प्लॉयर है, हम लोग बॉस है, हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो होता क्या है ना कि ये एम्प्लॉयज, एक एग्जाम्पल है PF पता है तुम लोगों को, फुल फॉर्म इज व्हाट, PF, प्रोविडेंट फंड, बराबर ना। अभी प्रोविडेंट फंड क्या होता है ना कि समझो मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, तो आई एम एम्प्लॉय, ठीक है, तो मुझे जो सैलरी मिलने वाला है उस सैलरी में से एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होता है और मेरे PF अकाउंट में जमा होता है, समझ में आया। तो PF अकाउंट इज वन टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट विच इज नॉर्मली यूज फॉर द सैलरीड पर्सन, जो पर्सन सैलरी से रेगुलर कमाता है उसके लिए अकाउंट होता है। तो जैसे कि हम लोग बॉस है, हम लोग एम्प्लॉयर है, हमारे पास ये 3 4 5 लोग काम करते हैं, दे आर आवर एम्प्लॉई। अभी हर एक का अपना कौन सा अकाउंट है, PF अकाउंट है कि नहीं है, हाँ या ना, हर एक का अपना PF अकाउंट है। बट XY Z W T को जब सैलरी मिलता है, मतलब उनको जब हम लोग सैलरी देंगे, तो समझ लो उनका सैलरी कितना है, 10,000, तो हम लोग उनको सैलरी देते वक्त उनके अकाउंट से, मतलब उनके सैलरी में से हम लोग समझो 1000 रुपीज़ डिडक्ट करेंगे, किसके लिए, PF के लिए, और हम लोगों ने उनको सैलरी कितना दिया, ईच एंड एवरी पर्सन को बोलो 9,000 ओनली, हर एक को कितना सैलरी दिया, 9,000। अभी इनका जो 1,000 है वो किसके पास है, दैट इज एम्प्लॉयर। देखो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी देने से पहले एक अमाउंट डिडक्ट किया, और किसके लिए डिडक्ट किया, रीजन इज व्हाट, फॉर द व्हाट, PF। ये PF है ना, इसी को बोलते हैं स्टाफ वेलफेयर फंड्स, स्टाफ के वेलफेयर के लिए किसी भी रीजन की वजह से पैसा निकाला था, हाँ या ना, समझा, ओके। तो और कंसेप्ट इज व्हाट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी देने से पहले उसके सैलरी में से एक अमाउंट डिडक्ट किया उसके PF के लिए, बराबर है, येस और नो, राइट, ठीक है ना। अगर उसने PF के लिए पैसा डिडक्ट किया तो होता क्या, अब ये PF का पैसा किसके पास है, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयर के पास है, पर ये पैसा है किसका, एक्चुअली एम्प्लॉई का, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अगर समझ लो अभी मिस्टर ए के पास कितने पैसे हैं, 5,000 रुपीज़ है, हर एक का 1,000, इसको बोलेंगे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड। क्या बोला जाता है, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड। एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कुछ पैसा था, एम्प्लॉय के सैलरी से निकाल के लिया, बट है किसके पास, एम्प्लॉयर के पास। अभी एम्प्लॉयर को ये फंड एम्प्लॉय के PF अकाउंट में एक ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट करने चाहिए, राइट। अगर एम्प्लॉयर ने ये पैसा बिफोर ड्यू डेट एम्प्लॉयज PF अकाउंट में जमा नहीं किया तो एम्प्लॉयर के लिए इनकम समझा जाएगा एंड एम्प्लॉयर को इसके ऊपर टैक्स भरना है। बट सच में ये एम्प्लॉयर को इनकम है क्या, नहीं है, बट गवर्नमेंट से आपको एक ड्यू डेट दे के रखते हैं, तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को एक ड्यू डेट दिया है, इस डेट से पहले ये 5,000 इनके अपने PF अकाउंट में क्रेडिट कर दो, डिपॉजिट कर दो, बराबर ना, नहीं तो ये अपने पास ही रख देगा, राइट। फिर इनको पैसे कैसे मिलेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बना के रखा है कि जो भी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए, मतलब एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जब फंड आता है तो वो पैसा हम लोगों को उस एक पर्टिकुलर ड्यू डेट से पहले उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। अगर किया तो ठीक, इफ इट इज नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट, दैट इनकम इज ऑल्सो, दैट अमाउंट इज ऑल्सो इनकम टू द एम्प्लॉयर, वो अमाउंट भी एम्प्लॉयर के लिए क्या है, इनकम है। येस और नो, एनी डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, बताओ, पक्का कुछ डाउट है अभी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इसको बोलते हैं व्हाट, एम्प्लॉयज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू। कॉन्ट्रीब्यूशन किसने किया था, बोलो एम्प्लॉय ने किया था, बट ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, पैसा किसके पास है, एम्प्लॉयर के पास है। ये फंड एम्प्लॉयर को ड्यू डेट से पहले एम्प्लॉय के अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहिए, किया तो गुड। अगर एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर ने मतलब बॉस ने ये पैसा एम्प्लॉय के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया बिफोर अ पर्टिकुलर ड्यू डेट, तो एम्प्लॉयर को इसको इनकम समझा जाएगा और इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। आई होप नो डाउट इन दिस, गुड। नेक्स्ट वन आता है interest on securities. This is very simple. Interest on securities means what? Securities is a one type of investment. जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम लोग ऑन एंड एवरेज सिक्योरिटी बोलते हैं, एक कॉमन है,
जैसे कि आपने डिबेंचर में पैसे इन्वेस्ट किए, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया, आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। देन और बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ पे आप पैसे क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोगों को क्या मिलता है बोलो? इंटरेस्ट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? राइट। ओके, तो अवर कंसेप्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब अगर हम लोगों ने अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट किए तो उसके ऊपर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है ना, ऑल दैट इनकम कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर हो गया? हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्राइवेट प्लान है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। तो इनमें से मिलने वाले सारे टर्म लोन में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, बोला आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया तो मिलने वाले रिटर्न्स को बोला जाता है इंटरेस्ट। एंड ऑल दैट इंटरेस्ट कम्स अंडर द विच हेड? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर हो रहा है? देखो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से इनकम आएंगे वो देख रहे हैं। पहला क्या था? डिविडेंड। डिविडेंड पहला कौन सा हेड में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, राइट ना, कार्ड गेम, मतलब या तो कौन बनेगा करोड़पति वाला गेम्स होते हैं, तो उसमें से भी तो इनकम होता है, वो भी इनकम कहाँ पे जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज क्या था? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर फंड। मतलब एम्प्लॉय अपने खुद के वेलफेयर के लिए कुछ पैसा निकाल रहा है, बट ये पैसा पहले एम्प्लॉयर के पास जाता है, उसके बॉस के पास। अगर एम्प्लॉयर ने ये पैसे बिफोर ड्यू डेट क्रेडिट किए तो गुड, नहीं किए एम्प्लॉय के अकाउंट में तो उसको उस अमाउंट के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। Assume that amount is a income to the employer. क्लियर हो रहा है? ओके, फिर आता है हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। डिफरेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया, मिला हुआ इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, फिर आता है इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर लेटर। समझ लो कि मेरे पास कुछ फर्नीचर एक्स्ट्रा है, हमारे पास कुछ मशीनरीज है, और उस मशीनरी को, प्लांट को या तो फर्नीचर को हम लोग भाड़े पे दे रहे हैं। ओके, अभी देखो ये भाड़े पे देना मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है, मेरा कैटरिंग बिजनेस नहीं है, साइड इनकम है जस्ट। अगर हमारा कैटरिंग का बिजनेस है तो कैटरिंग में हम लोग पूरे वेसल्स वगैरह सब भाड़े पे देते हैं, बराबर? यूटेंसिल्स जितने भी हो सब क्या करते हैं? भाड़े पे देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, बराबर ना, क्योंकि वो मेरा रेगुलर बिजनेस है। बट यहाँ पे समझो मेरे पास कुछ है, प्लांट, कुछ मशीनरीज है, कुछ फर्नीचर्स है जिसको मैं यूज़ नहीं करूँ तो मैं चलो रेंट पे दे दूँ, तो वो इनकम भी आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेट आउट करना मीन्स इट इज गिवन ऑन द रेंट एंड वी आर रिसीविंग रेंट ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट, तो उसमें से वो इनकम कहाँ जाने वाला है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। Yes or no? Good. After that, income from machinery etc. with building later. अभी हम लोगों ने मशीनरी तो दे दिया भाड़े पे, पर वो पूरा प्रीमाइसेस ही भाड़े पे एक साथ दे दिया, बिल्डिंग, उसके अंदर की मशीनरीज, उसके अंदर का फर्नीचर, सब कुछ एक साथ भाड़े पे दे दिया, तो दैट इज ऑल्सो इनकम फॉर अस एंड दैट कम्स अंडर व्हाट? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब ये ऐसे इनकम है ना कि वो बाकी के हेड्स में नहीं आ सकते, तो वो कहाँ पे आ रहा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। आफ्टर दैट केमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। केमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ वन टाइप ऑफ पॉलिसी। ऑन दिस पॉलिसी इफ वी आर गेटिंग अ बोनस और डिविडेंड, इसके ऊपर मुझे बोनस मिल रहा है, तो बोनस मिल रहा है मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, तो वो भी इनकम रहेगा अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सोचो ना, ये ऐसे इनकम है ना वो मेरे सैलरी है, ना वो मेरा बिजनेस है, ना हाउस प्रॉपर्टी से मिलने वाला इनकम है, ना हम लोगों ने कोई एसेट्स को सोल्ड किया है। तो इनको चारों को छोड़ के जितने भी इनकम हो रहे हैं वो सब कुछ कहाँ पे आते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर हो रहा है? फिर आता है रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन मीन्स व्हाट? बोलो। ठीक है, एक एग्जांपल बता देती हूँ, पहले उससे कंसिडरेशन का मीनिंग समझेगा। ये मार्कर है, समझ लो। मैं शॉप में गई, मैंने ये मार्कर 30 रुपीज़ में परचेस किया। आई एम अ बायर रेडी टू बाई इट फॉर 30 एंड अपोजिट इज अ सेलर रेडी टू सेल इट फॉर 30। तो इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। मतलब मैंने पेन लिया, उसके बाद मैं पैसे दे दिए कि नहीं, तो इसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। दैट इज अ कंसिडरेशन। मुझे कुछ मिला, मैंने फ्री में लिया है क्या? नहीं, मैंने उसके बदले में कुछ ना कुछ अमाउंट पेड किया। दैट अमाउंट इज नोन एज अ कंसिडरेशन। नाउ द पॉइंट इज व्हाट? रिसिप्ट विदाउट द कंसिडरेशन मीन्स व्हाट? आपको मिल रहा है बट आपने कुछ दिया ही नहीं, बट आपको मिला, इसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट चीज़ ऐसी होती है ना कि जो आपको मिलता तो है, उसके बदले आप कुछ देते हो क्या? नहीं देते। तो सारे के सारे गिफ्ट वाले पॉइंट यहाँ पे आते हैं। रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन मतलब हम लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिल रहा है, बराबर है? अभी अगर हम लोगों को गिफ्ट मिलता है तो उसमें से कौन से टैक्सेबल है, कौन से नॉन टैक्सेबल? पॉइंट नंबर 1, अगर हम लोगों को गिफ्ट मिला हमारे मैरिज ओकेजन में, मैंने मैरिज एनिवर्सरी नहीं बोला, क्या बोला? मैरिज ओकेजन, जो नॉर्मली वन टाइम होता है। तो अगर हम लोगों को हमारे मैरिज ओकेजन में गिफ्ट मिला, उस ओकेजन में हम लोगों को गिफ्ट किससे भी मिलने दो, रिलेटिव, नॉन रिलेटिव पर्सन, फ्रेंड, किससे भी मिलने दो, कितने भी अमाउंट का मिलने दो, नॉट टैक्सेबल, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पॉइंट समझ में आया? ये सुन लो। तो अगर हम लोगों को कुछ भी गिफ्ट मिला
वो भी विदाउट एनी कंसिडरेशन, कुछ पैसे नहीं दे रहे, बस आपको मिल रहा है, एंड इट इज रिसीव्ड इन द सिचुएशन ऑफ द मैरिज सेरेमनी, ओके, इन दैट सिचुएशन दैट अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल। वो मेरे लिए इनकम है। सोचो मेरे रिलेटिव्स ने आके मेरे को 1 लाख का प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया, तो मेरे लिए इनकम है, हाँ या ना। कोई एंटिक वॉच ला के गिफ्ट कर दिया, वो भी मेरे लिए क्या है, इनकम है। तो मैरिज सेरेमनी में मिला हुआ गिफ्ट टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो दिस इज वन चांस टू अर्निंग इनकम, यस और नो, है ना। ये हो गया समझा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, अगर हम लोगों को जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं उसका प्राइस 50,000 से कम है, किससे कम है, 50,000, द अमाउंट इज लेस देन 50,000 और 50,000 दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता, किसी से भी मिलने में, किसी से भी। इफ़ यू आर रिसीविंग अ गिफ्ट फ्रॉम योर रिलेटिव, किससे मिल रहा है आपको गिफ्ट, रिलेटिव से, तो रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। बट रिलेटिव में कौन कौन आता है उसका लिस्ट है हमारे पास, वो हम लोग देखेंगे, ओके। उन रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। And if you are receiving anything without a consideration from inheritance, inheritance मतलब पता है क्या, वारसा हक। वारसा हक पता है, जैसे कि मेरे पापा ने उनका प्रॉपर्टी जो है वो मेरे भाई को और मेरे को वारसा हक से दी, बराबर ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस बोलते हैं। फिर मैं जो मेरा प्रॉपर्टी वो किसको पे दूंगी, डायरेक्टली फ्री में दूंगी ना, मेरे बेटे को, बेटा और बेटी जो भी है मेरे, उनको मैं चाइल्ड उनको दे दूंगी, क्लियर हो रहा है। उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, मतलब पापा से बेटे को प्रॉपर्टी मिल रहा है, बेटे से उसके बेटे को प्रॉपर्टी मिल रहा है, नॉर्मल यही चलता आ रहा है ना इंडियन सिस्टम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो इसमें मिला हुआ जो भी मिलेगा ना वो टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इसके भी टैक्स नहीं लगेगा। देखो मैंने आपको 4 पॉइंट सिखाया, जहाँ पे हम लोगों को कुछ मिल रहा है विदाउट पेइंग एनीथिंग, ओके, तो इनमें से 4 पॉइंट है जिनमें टैक्स नहीं लगता। एनीथिंग इज रिसीव्ड, कुछ भी मिल रहा है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब उसके बदले मैंने कुछ पे नहीं किया, तो इन शॉर्ट आपको गिफ्ट मिला मैरिज सेरेमनी में, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, पहला पॉइंट। If you are receiving a gift for the value of less than 50,000, that is also exempted from tax, okay? But अगर आपको जो गिफ्ट मिला, समझ लो 50,500 का मिला, तो होल 50,500 इज टैक्सेबल, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 तक गिफ्ट मिलता है, एग्जेम्प्टेड, नो टैक्स, समझा। इनहेरिटेंस में गिफ्ट मिला तो भी एग्जेम्प्टेड, एंड अगर हम लोगों को हमारे रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, एग्जेम्प्टेड, यस और नो। अब रिलेटिव मतलब कौन, वो पहले देखेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे, हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से ऐसा बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, वो सब हमारे रिलेटिव कंसिडर नहीं किए जाते। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलेटिव में क्या क्या आता है ना वो डिसाइड करके दिया है। अगर आपको उनसे गिफ्ट मिला तभी वो गिफ्ट एग्जेम्प्टेड रहेगा, अदरवाइज नहीं, समझा, ठीक है। अब देखो उसमें क्या क्या आता है। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब समझते हो, अगर समझो मैं हूँ, अभी मेरे लिए मेरे रिलेटिव क्या रहेगा, या तो समझो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का कौन कौन रिलेटिव रहेगा। पॉइंट नंबर 1, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है उसका स्पाउस, स्पाउस मतलब जोड़ीदार। मिस्टर एक्स के लिए उसकी वाइफ, वाइफ के लिए उसके हस्बैंड, ये उनके रिलेटिव है, राइट, दैट इज द स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। सेकंड वन, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, समझो वो इंडिविजुअल मिस्टर एक्स है तो उसके ब्रदर एज वेल एज सिस्टर, वो उनके क्या बन जाएंगे, रिलेटिव बन जाएंगे। देन ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, आप समझ रहे हो, इंडिविजुअल समझो मिस्टर ए है, उसके स्पाउस मिसेस ए, उसके ब्रदर एंड सिस्टर, वो भी रिलेटिव है, yes or no? Then brother and sister either of the parents of individual, मतलब क्या, हमारे जो पेरेंट्स है, इंडिविजुअल के पेरेंट्स, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के कुछ पेरेंट्स, पेरेंट है मम्मी पापा, उनके ब्रदर एंड सिस्टर, वो भी अपने क्या है, रिलेटिव है, हाँ या ना। नेक्स्ट, एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट मतलब समझो मिस्टर एक्स है, उसका आने वाला पीढ़ी और उसके पीछे का पीढ़ी डायरेक्टली रिलेटेड, आप कजिन कजिन नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड, आने वाला और पीछे का वो भी उसका रिलेटेड। एनी लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब समझ लो हम लोग पकड़ रहे हैं मिस्टर इंडिविजुअल के ब्रदर एंड सिस्टर उसके क्या है, रिलेटिव है, तो उन ब्रदर एंड सिस्टर की स्पाउस भी उनकी रिलेटिव है, यस और नो, समझ रहा है। अगर समझो मिस्टर एक्स है, उसका बेटा उसका रिलेटिव है, तो उस बेटे की उसकी वाइफ वो भी उसकी क्या है, रिलेटिव है, समझ लो। समझो मिस्टर एक्स है, उसके फादर एंड मदर के ब्रदर एंड सिस्टर भी तो रिलेटिव है, तो उन ब्रदर एंड सिस्टर की भी तो स्पाउस है, वो भी उसके रिलेटिव है, पूरा फैमिली का, बराबर है। तो इनसे अगर आपको कुछ भी मिला, गिफ्ट मिला, तो दैट इज अ टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्लियर हुआ, 4 पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आए। इन 4 वे से आपको मिला तो एग्जेम्प्टेड, बट गिफ्ट का अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्स है। डन, क्लियर है, बोलो फटाफट, ठीक है। तो गिफ्ट पॉइंट कवर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे और एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब पता है क्या किसी को? आपको पता है गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेक का प्रोजेक्ट है, या तो ट्रेन का प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे गाँव की उनकी जमीन उसमें चली जाती है, लैंड चली जाती है कि इस एरिया से ये गाँव
रेलवे का ट्रैक जाएगा, तो इतने एरिया गवर्नमेंट खुद एक्वायर कर लेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो गवर्नमेंट ये लैंड कंपल्सरी लेता है, तो फुकट में नहीं लेता, फ्री में नहीं लेता, उनके बदले में उनको एक अमाउंट दिया जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट, कॉम्पनसेशन। क्या बोलते हैं उसको, बोलो कॉम्पनसेशन बोलते हैं, बराबर ना। अब ये जो कॉम्पनसेशन आपको मिल रहा है, समझो आपको 5 लाख का, 5 लाख तो बहुत मिनिमम अमाउंट है, समझो आपका एक छोटा सा लैंड चला गया, इसलिए आपको 5 लाख का कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट ने एग्री किया आज के दिन, बट ये आपके अकाउंट में आने तो 2 साल चले गए, होता है ना, गवर्नमेंट को टाइम लगता है पैसा आने में, समझो 2 साल चले गए, तो 2 साल का इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, तो वो इंटरेस्ट अपने लिए इनकम है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन, दैट इज ऑल्सो इनकम। क्लियर है। सम टाइम गवर्नमेंट ने आपको डिक्लेयर किया कि आपको 5 लाख का कॉम्पनसेशन मिलेगा, बट यू सेड दैट 5 लाख इज अ वेरी लोअर अमाउंट, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने आपको और 2 लाख दे दिया। ये जो 2 लाख का एक्स्ट्रा दिया ना, दैट इज नोन एज ए एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। क्या बोला जाता है इसको, एनहांस्ड, एक्स्ट्रा वाला दिया, इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिल सकता है, दैट इज ऑल्सो इनकम फॉर अस। देन समझ में आया, तो दीज आर द इनकम फॉर अस, यहाँ तक क्लियर है। अदर और भी क्या क्या आ सकता है, कैजुअल इनकम बताया मैंने, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गया, डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग का मिला हुआ पैसा, जैसे कि एक मिस्टर ए है, वो कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, वो जॉब नहीं करता, पर उनके मीटिंग्स में जाके बैठता है, उसको उसका पैसा मिलता है, डायरेक्टर मीटिंग फीस, वो एज ए डायरेक्टर बैठता है वहाँ पे जाके डिसीजन लेने के, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। हाँ या ना। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, रॉयल्टी पता है, बुक प्रिंट किया उसका पैसा मिल रहा है, बुक मार्क, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इससे कुछ पैसे मिल रहे हैं। ये सुनो, अगर हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट में पैसे रखे, किसी को लोन दिया, उसके ऊपर का इंटरेस्ट मिला, यस, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने इनकम टैक्स पे किया था, बट उसमें से आपने एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे किया था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको टैक्स का रिफंड देता है, बट उस रिफंड के साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट इज ऑल्सो इनकम। समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट आप क्या याद रखोगे, जो इनकम बाकी के 4 हेड में नहीं आते, वो सारे इनकम कहाँ पे आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से इनकम आते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस मीन्स द अमाउंट विच इज अलाउड फॉर माइनस। क्या बताया मैंने, डिडक्शंस मीन्स द अमाउंट विच इज अलाउड फॉर व्हाट, माइनस। ये ऐसे अमाउंट्स है ना कि वो माइनस करने को अलाउड है, और कौन से हेड में, ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें का पॉइंट नंबर 1 है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इसका मीनिंग समझ लो, ध्यान दो यहाँ पे। समझ लो मैंने बैंक में एफडी में पैसे इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर हम लोगों को मिला इंटरेस्ट ऑन एफडी 5000, कितना मिला, बट बीच में बैंक ने अपने चार्जेस डिडक्ट करके ले लिए 500 के, और आपको पैसा कितना मिला, ओनली 4500। तो रूल इज व्हाट, कुछ भी इनकम कमाने के लिए, जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो, उस इनकम को अर्न करने के लिए अगर खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंसेस माइनस करने को अलाउड है। ये सेंटेंस याद रखो, 5000 कमाने के लिए खर्चा कितना हुआ, 500, 5000 में से 500 माइनस करेंगे, आपका एक्चुअल इनकम कितना रहेगा, 4500। ये लॉजिक समझ में आया। तो डिविडेंड इंटरेस्ट मिलने के लिए अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो माइनस कर सकते हैं, हाँ या ना। दूसरा, अभी मैंने वो बताया था, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, राइट। यहाँ है एम्प्लॉय, कौन है यहाँ पे, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय से कितना जमा किया था, 5000, उसमें से उसने बिफोर ड्यू डेट पे किया 3000, उनके अकाउंट में भर दिया, अभी कितना बचा 2000, तो 2000 के ऊपर टैक्स लगेगा। तो डिडक्शन के लिए क्या अलाउड है, द अमाउंट विच इज पेड बिफोर ड्यू डेट इज अलाउड फॉर डिडक्शन। जो ड्यू डेट के पहले दे रहे हो वो माइनस कर सकते हो। समझो उसने पूरा का पूरा ड्यू डेट के पहले दे दिया, तो 5000 माइनस 5000 जीरो, अब उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। तो डिडक्शन के लिए क्या अमाउंट है, द अमाउंट विच इज पेड by the employer before due date, that amount is allowed for what, deduction। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, एसेट्स लेटर। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास मशीनरीज है, फर्नीचर है, उसको हम लोग भाड़े पे दे रहे हैं और इनकम मिल रहा है, वो मेरे लिए इनकम है। पर उसी प्रॉपर्टी जो फर्नीचर है, मशीनरी, उसका कुछ रिपेयर आया, कुछ डेप्रिसिएशन आया, कुछ खर्चा आ गया, तो वो माइनस करने को अलाउड होना चाहिए। तो रेंट अर्न करने के लिए, मतलब समझो फर्नीचर है, फर्नीचर को लेट आउट किया, भाड़े पे दिया, तो आपको रेंट मिलेगा। बट वो रेंट कमाने के लिए आप फर्नीचर का रिपेयरिंग का खर्चा कर रहे हो, फर्नीचर को कुछ मेंटेनेंस कर रहे हो, तो फर्नीचर को फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो इनकम अर्न करने के लिए सारे एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हो। क्लियर है। सेम थिंग, स्टैंडर्ड डिडक्शन, फैमिली पेंशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, पता है आपको, सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली पेंशन। अच्छा, पेंशन क्या होता है वो बोलो, फिर मैं बताती हूँ फैमिली पेंशन इस बार। यस, रिटायर होने के बाद जो अमाउंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंशन। ओके, समझो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स रिटायर होने के बाद मिस्टर एक्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर मंथली एक अमाउंट मिलेगा, दैट इज अ पेंशन। बट समझ लो मिस्टर एक्स का डेथ हो गया और उसका अमाउंट उसके वाइफ को मिल रहा है, दैट इज नोन एज अवर फैमिली पेंशन। उसके वाइफ का इनकम है क्या,
नहीं, मिस्टर एक्स के डेथ के बाद वो अमाउंट उसके वाइफ को मिलता है, मतलब मिसेस एक्स को मिल रहा है, यस और नो। तो मिसेस एक्स को जो पेंशन मिल रहा था वहाँ पे मिसेस एक्स जॉब पे नहीं थी, उसके हस्बैंड थे, उनके डेथ के बाद उसको मिल रहा है, तो दैट इज नोन एज अ फैमिली पेंशन। उसको क्या बोला जाता है? फैमिली पेंशन बोला जाता है। हाँ मिलता है, हस्बैंड वाइफ दोनों। अगर वाइफ है तो हस्बैंड को मिलता है, वाइफ जॉब पे थी, समझो कहीं गवर्नमेंट जॉब कहीं पे भी, और उसका डेथ हो गया तो उसका पेंशन उसके हस्बैंड को मिलता है, बट उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, उनके बच्चों को नहीं मिलता, जस्ट हस्बैंड वाइफ को मिलता है। क्लियर हो गया? तो दैट पेंशन इज नोन एज अ व्हाट? फैमिली पेंशन। अब मुझे बताओ, मिसेस एक्स को पेंशन मिल रहा है बट खुद का है क्या वो? नहीं, फैमिली का है, तो वो आएगा इनकम फ्रॉम व्हाट? अदर्स। ठीक है, बट इसमें से एक रूल है, आपको जितना भी फैमिली पेंशन मिलेगा वो यहाँ लिखा जाए, ठीक है, लेस डिडक्शन या तो लोअर ऑफ, क्या लिखा मैंने? लोअर ऑफ, माइनस करने के लिए क्या अलाउड है? लोअर अलाउड है। किसका लोअर? 15,000 और व्हाट? 33.33% ऑफ पेंशन रिसीव। आपको जितना फैमिली पेंशन मिला उसका कितना परसेंट? 33.33%, या तो 15,000, दोनों में से लोअर माइनस करने को अलाउड है। मतलब उस पर्सन को, मिसेस एक्स को पेंशन मिल रहा है, इनकम हो रहा है, बट उस इनकम में से वो कितना माइनस कर सकती है? 15,000, ये फिक्स अमाउंट है 15,000, और पेंशन का 33.33%। यस और नो? समझा कि कंफ्यूजन है? जो पेंशन मिला उनमें से ये लोअर अमाउंट माइनस करेंगे, बाकी के अमाउंट के ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट कैसे वो बाद में देखेंगे। रूल क्लियर हो गया? 15,000 अमाउंट फिक्स्ड है, ये परसेंटेज भी फिक्स्ड है। ये परसेंटेज निकालना है आपको जितना पेंशन मिला उसके ऊपर, तो जितना पेंशन मिल रहा है उसके ऊपर 33.3333% रिकरिंग है ये, एंड 15,000, दोनों में से लोअर माइनस करने का बाकी का टैक्स। क्लियर है? हाँ या ना? एंड जर्नल एक्सपेंसेस का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बताया था। जर्नल एक्सपेंडिचर का वापस एक बार सेंटेंस बता रही हूँ। इनकम फ्रॉम अदर्स, उसका बेसिक रूल है, कुछ भी इनकम कमाने के लिए अगर कुछ खर्चा हो रहा है फॉर अर्निंग अ स्पेसिफिक इनकम, फॉर दैट सम एक्सपेंसेस आर देयर, तो उस इनकम में से उस एक्सपेंसेस को माइनस करो, एंड दैट रिमेनिंग इज योर इनकम। क्लियर हो गया? ओके ओके, अभी देखते हैं क्या देखा। पहले इनकम्स कौन कौन से देखे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से इनकम आते हैं, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो माइनस करने को अलाउड है वो देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक्सपेंस तो है बट माइनस करने को अलाउड नहीं है, उसको बोला जाता है एक्सपेंसेस डिसअलाउडेबल। क्या बोला जाता है उसको? एक्सपेंसेस डिसअलाउडेबल। ओके, उसके अंदर क्या क्या आता है? एनी पर्सनल एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन हियर। कोई भी पर्सनल खर्चा माइनस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, वेल्थ टैक्स माइनस नहीं कर सकते। क्या माइनस नहीं कर सकते? वेल्थ टैक्स। ओके, दिया रहेगा क्वेश्चन में, माइनस करने को अलाउड नहीं है। एक्सपेंसेस पेड मोर देन 10,000 इन अ कैश, पर ये लिमिट अभी शायद चेंज हो चुका है, इसका अमाउंट 25,000 होना चाहिए रिसेंट के हिसाब से, बट फिलहाल के लिए आप समझ जाओ कि 25,000 से ज़्यादा अमाउंट अगर आपने कैश में पेड किया, 25,000 है तो उससे ज़्यादा अमाउंट, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर माइनस। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है। और क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? आपने कुछ एसेट्स परचेस किया, प्रॉपर्टी परचेस किया, तो वो आप यहाँ माइनस नहीं कर सकते। पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड फॉर माइनस, राइट? वेल्थ टैक्स इज नॉट अलाउड फॉर माइनस। यस और नो? और क्या बताया था? एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट कितना है 25,000 से ज़्यादा है वो भी माइनस करने को अलाउड नहीं है। यस और नो? तो दीज आर द। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट में आपको पैसा मिला, अपने वो लॉटरी टिकट का पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, बट लॉटरी टिकट का खर्चा करने के लिए, लॉटरी टिकट परचेस करते कि नहीं, उसके लिए जो खर्चा होता है वो भी माइनस करने को अलाउड नहीं है। तो इन शॉर्ट जो कैजुअल इनकम है, जो मेरे रेगुलर इनकम नहीं है, कार्ड गेम है, गैम्बलिंग है, उसमें कुछ लॉसेस हो रहा है तो वो माइनस करने को अलाउड नहीं है। समझ में आया? तो दीज आर द एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड फॉर व्हाट? डिडक्शन। आई होप नो डाउट इन दिस। येस और नो? उसके बाद और क्या हो सकता है? सुकन्या समृद्धि योजना का प्लान है, उसमें पैसा मिला, टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे, राइट? पर उसमें से कुछ अमाउंट एग्जेम्प्टेड है तो उसके रूल्स को फॉलो करके एग्जेम्प्ट करेंगे। नाउ अलाउंसेस टू एमपी एमएलए, पता है आपको? एमपी एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आमदार खासदार, उनको भी तो पैसे मिलते कि नहीं मिलते? तो डेली अलाउंसेस एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस छोड़ के जो बाकी के इनकम है वो सब यहाँ पे ऐड होते हैं इनकम फ्रॉम अदर्स। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है गवर्नमेंट अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। नाउ लिसन ना, जितना भी आपको गवर्नमेंट अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स रहेगा दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। गवर्नमेंट का कोई अवार्ड मिला, रिवॉर्ड मिला, उसमें पैसे मिलता है, दैट इज पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड। ओके, पेंशन रिसीव्ड बाय रिसिप्ट ऑफ द ग्लैरेंटरी अवार्ड विनर। ग्लैरेंटरी अवार्ड का मतलब पता है? शौर्य पदक, शौर्य वीर पदक,
जिसको मिला है, शौर्य का अवार्ड मिला है जिसको, और बिकॉज ऑफ उसका डेथ हो चुका है उस सिचुएशन में, और उसको अभी पेंशन मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। देन पेंशन टू द फैमिली मेंबर ऑफ आर्मी फोर्स, आर्मी फोर्स में कोई फैमिली मेंबर है, उसके डेथ के बाद उसके फैमिली पर्सन मेंबर को पेंशन मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। एनी डाउट इन दिस? क्लियर हो गया? तो दीज आर द रूल्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, ओके। Now we are starting with the practical question of the income from others. So that is the question number 8. This is a old book. तो यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर चेंज रहेगा, और आपके एग्जाम पेपर में जो असेसमेंट ईयर रहेगा वही आपको लिखना होगा, एंड दैट असेसमेंट ईयर विल बी 25-26 का असेसमेंट ईयर क्या रहेगा 25-26। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 24-25। डन? ओके। नाउ मिसेस बाटलीबॉय इज अ प्रोफेसर ऑफ द लॉ इन एमके कॉलेज, ठीक है, एंड द मिसेस बी बोला है, ठीक है, वो प्रोफेसर है एमके कॉलेज में, मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट एमके कॉलेज में वो रेगुलर एम्प्लॉई है, तो एमके कॉलेज से जो भी इनकम मिलेगा वो इनकम फ्रॉम कहाँ जाएगा, सैलरी, एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ आवर इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इज एज फॉलोज। सैलरी 32,000, सैलरी कितना अवेलेबल है 32, तो ये कौन से हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, नॉट अदर सोर्स, बराबर ना। इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना जाएगा 32, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग मैंने लिखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम व्हाट, सैलरी। कितने का सैलरी मिल रहा है बोलो प्लीज, 32,000, 32,000 लिखा, कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो आउटर में लिखा वापस से 32,000, और इसको लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ तक समझा? फुल फॉर्म लिखोगे ऑब्वियसली, दिस इज द पॉइंट नंबर 8, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा इनकम है वो देखते हैं, चेक करो। रॉयल्टी फ्रॉम द बुक्स ऑफ 25,000 एंड एक्सपेंसेस ऑन टाइपिंग वेयर 2,000। रॉयल्टी आपको मिल रहा है बुक बनाने के लिए, तो रॉयल्टी से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखो ये किसी और हेड में तो नहीं आता, सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, किसी में नहीं आता, मतलब कहाँ का इनकम है, मतलब जो रॉयल्टी आता है ना, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये हाँ इसमें आता है, वो रॉयल्टी होता है, अपना राइट का पैसा बोलते हैं ना, उसको हम लोग रॉयल्टीज बोलते हैं। तो ये मेरे लिए इनकम है, तो इनकम है तो कहाँ जाने वाला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हेडिंग लिखेंगे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको क्या मिल रहा है बोलो, रॉयल्टी। कितने का मिला था रॉयल्टी, 25,000, बट 25,000 का रॉयल्टी मिलने के लिए हम लोगों ने खर्चा किया फॉर टाइपिंग एक्सपेंसेस हो रहा है। कितना एक्सपेंस हो रहा है टाइपिंग का, 2,000। अभी रूल इज व्हाट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक बेसिक रूल है, इनकम कमाने के लिए खर्चा हो रहा है तो एक इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं ना। फॉर अर्निंग 25,000 देयर इज एक्सपेंस ऑफ 2,000, तो माइनस करने को अलाउड है, तो हम लोग 2,000 को क्या करेंगे, लेस, राइट, लिखेंगे यहाँ पे लेस एक्सपेंसेस ऑन व्हाट, टाइपिंग। कितना इनकम हुआ फिर 23,000, आई होप नो डाउट, समझा। आफ्टर दैट honorarium received from the management institute as a visiting lecturer 3,000 and conveyance for the visiting institute 200। honorarium का मतलब होता है मानधन, मतलब हम लोगों ने उसने कहीं मिसेस बाटलीबॉय ने कहीं पे जाके लेक्चर्स लिया और उसको उसका पैसा मिला, ओके, वो वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर जॉब नहीं करती, बस विजिटिंग फैकल्टी थी, तो ऐसे सिचुएशन में इनकम कितना हो रहा है 3,000। और ये इनकम कमाने के लिए वहाँ जाने के लिए कन्वेंस का मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ 200, तो 3,000 का इनकम अर्न करने के लिए 200 का एक्सपेंस हो रहा है, माइनस करने को अलाउड है, राइट ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या मिल रहा है हम लोगों को, क्या मिल रहा है बोलो, ऑनरेरियम मिल रहा है ना, रिसीव कितना मिला 3,000, उसमें से एक्सपेंसेस कितने बोलो, कन्वेंस एक्सपेंसेस इज हाउ मच 200, फॉर अर्निंग 3,200 इज एक्सपेंसेस, देन व्हाट इज द अमाउंट 2,800। I hope no doubt in this, समझा, good। नेक्स्ट वन, एग्जामिनरशिप फीस फ्रॉम द मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी से एग्जामिनरशिप फीस मिला, वो जॉब कहाँ पे करी है, एमके कॉलेज में, वो एमके कॉलेज की एम्प्लॉई है, तो वहाँ से मिलने वाला अमाउंट सैलरी में जाएगा, बट इनके अलावा जो जो मिलेगा सब कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मुंबई यूनिवर्सिटी से पैसे मिले, एक्स्ट्रा इनकम हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज एग्जामिनरशिप फीस, येस और नो। कितना मिल रहा है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, कितना मिला 1,000। आफ्टर दैट व्हाट, फैमिली पेंशन आया, फैमिली पेंशन इज आल्सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखना, कितना मिल रहा है फैमिली पेंशन बोलो, 42,000। इसका रूल है कंपलसरी, क्या रूल है, लेस लोअर, हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब कंपलसरी माइनस करें, लोअर ऑफ, किसका लोअर, पॉइंट नंबर 1
या तो पॉइंट नंबर ए रुपीज व्हाट, और पॉइंट नंबर बी, ये तो और भी लिखने का जरूरत नहीं, क्या था 33.33% ऑफ पेंशन रिसीव। पेंशन कितना मिल रहा है 42,000। चलो कैसे लो 42,000, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी फैमिली पेंशन आता है तो ये माइनस करने का ही है ऐसे, यही फिक्स्ड है। हाँ 15,000 फिक्स का फिक्स्ड है, एंड जितना पेंशन मिला उसका 33, पेंशन कितना मिल रहा है तो 42,000 का 33.3333 फुल कैलसिलो, फुल कैलसिलो, फुल कैसे बोला मैंने, दो वापस कैलसी पे 42,000 इंटू 33.3333 फुल कैलसी एंड देन परसेंटेज, समथिंग पॉइंट में आ रहेगा 13,909.999 आ रहा होगा, तो राउंड अप करके आता है 14,000। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ प्लीज। फुल कैलसी लेने का, फुल कैलसी मॉनिटरी लिमिट कितने का था 15,000। प्लीज अपने फोन साइलेंट पे कर। ओके प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्या बोला था, वी आर सेइंग व्हाट, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का ये रूल बाय डिफॉल्ट है, क्या रूल है 15,000 मॉनिटरी लिमिट है, और जितना पेंशन मिला उसका कितना परसेंट 33.333 फुल कैलसिल हो गए परसेंटेज, आपको ये मिला। इन दोनों में से लोअर कौन है, लोअर 14,000। माइनस करने को अलाउड है तो माइनस करेंगे, कितना होता है 42,000 माइनस 14,000 28,000 इज टैक्सेबल। मतलब फैमिली पेंशन में से इस अमाउंट के ऊपर आप टैक्स करोगे, पूरे अमाउंट के ऊपर नहीं। समझ में आया, गुड। नेक्स्ट वन इज व्हाट, शी रिसीव्ड द द्रोणाचार्य अवार्ड ऑफ 10,000 फॉर द बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से उसको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। गवर्नमेंट अवार्ड, रूल क्या था, गवर्नमेंट अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो ये इनकम तो है बट एग्जेम्प्टेड है। इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट अवार्ड, या तो अवार्ड रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, कितना बोलो 10,000 लेस पूरा का पूरा क्या है एग्जेम्प्टेड है, कितना 10,000, तो आउटर में क्या हो जाएगा, समझा 10,000 पैसा मिला बट पूरा एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो वहाँ माइनस होता है, तो 10,000 से 10,000 गया तो बाहर टैक्सेबल में 0, समझा। तो जो जो अमाउंट एग्जेम्प्टेड है उसको ऐसे ही लिखना है। क्लियर हुआ, ठीक। आगे कंप्यूट द ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ऑफ द मिसेस बाटलीवाल, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इनकम का टोटल करना है, बट यहाँ पे सैलरी है ना, तो क्या करोगे, पहले इनकम का टोटल करो, ये तो टोटल किया तो भी चलेगा, बता दो, करो सबका टोटल करो, कितना 86,800। ये सॉल्यूशन का आंसर बता रहा है, काय करते तिने केलंय सो करते, हाँ ना, कितना टोटल आया 86,800, राइट ना। कैलकुलेशंस करो और बताओ, तो इसको क्या बोला जाता है, बोलो ग्रॉस टोटल इनकम। दिस इज नोन एज अ ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब ये हमारा टोटल इनकम है। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा, गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 9. Okay, from the following information, compute the income under the income from other source. They clearly say that कि find out the income from other source of Mr. Dilip. Mr. Dilip का हम लोग income find out करें. The person whose income is going to be find out ना, that person is known as a SSC. उसको क्या बोला जाता है, SSC. तो देखो जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे ना, ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट कंपल्सरी चाहिए। पहले नेम ऑफ द SSC, मतलब उस पर्सन का नाम, क्या नाम है इसका यहाँ पे, मिस्टर दिलीप, तो वो लिखना कंपल्सरी है। हमारा असेसमेंट ईयर होना चाहिए 25-26, और प्रीवियस क्या ईयर क्या होना चाहिए 2024-25, राइट है। और अभी हम लोग इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए हेडिंग आया कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे जो समझे उसमें कौन से इनकम आ रहे हैं, अदर सोर्स ना, तो यहाँ पे अंदर हेडिंग लिखना पड़ेगा पॉइंट नंबर ए, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो भी लिखेंगे आप फुल फॉर्म लिखेंगे। एनी डाउट, क्लियर हो गया अच्छी तरह से, गुड। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया। बोलो इंडिया का एग्रीकल्चर इनकम है, रूल के अकॉर्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर आप इंडिया के एग्रीकल्चर इनकम है तो बाहर का है तो टैक्सेबल, फिर इंडिया का रहेगा तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड। तो इंडियन एग्रीकल्चर इनकम अगर एग्जेम्प्टेड है तो लिखेंगे कैसे, इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम, कितना अमाउंट था उसका 12,000। एग्जेम्प्टेड वाले को क्या करना चाहिए, लेस व्हाट
एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कितना 12,000 आउटर में क्या बन जाएगा नील सही है। नेक्स्ट वन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल कहाँ का इनकम है नेपाल का टैक्सेबल है कंप्लीटली टैक्सेबल यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन वॉट नेपाल मैंने शॉर्ट में लिखा फुल फॉर्म लिखेंगे अच्छी तरह से कितना अमाउंट है इसका बोलो 10,000 और ये टैक्सेबल है तो राइट डाउन इन द आउटर कॉलम हो गया सीधा टैक्सेबल है ना तो कौन सा कॉलम में लिखेंगे आउटर कॉलम। नेक्स्ट इनकम इज व्हाट मिस्टर दिलीप इज अ टेनेंट मिस्टर दिलीप खुद भाड़े से रहता है टेनेंट का मतलब समझते हो भाड़े को जो भाड़े से रहता है ओके ऑफ मिस्टर सुनील मिस्टर दिलीप मिस्टर सुनील का टेनेंट है तो हम लोग कौन है मिस्टर फिलहाल दिलीप और हम लोग कौन है टेनेंट है किसके टेनेंट है मिस्टर सुनील के तो सुनील कौन बन गया ओनर उसका खुद का प्रॉपर्टी हम लोगों ने वो भाड़े पे ले लिया तो वी आर द टेनेंट ओके नाउ in the respect of the Bangalore in Goa, Mr. Dilip has returned the rented Bangalore to Kapil. Mr. Dilip ने क्या किया पता है इसको और एक बार भाड़े पे दे दिया। अगर कोई भी पर्सन ओनर है और उसको भाड़े पे देता है उसको बोलते हैं लेट आउट क्या बोला जाता है लेट आउट बट कोई भी पर्सन जो ओनर नहीं है टेनेंट है और उसको वो प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहा है तो उसको बोला जाता है सब लेट आउट क्या किया जाता है सब लेट आउट मीनिंग समझ रहा है ओनर अगर रेंट पे दे रहा है तो लेट आउट बट ये ओनर नहीं है ये खुद टेनेंट है इसका खुद का प्रॉपर्टी नहीं है पर इसने ये प्रॉपर्टी लेट आउट कर दिया तो इसको क्या बोला जाएगा सब लेट आउट बोला जाएगा ये सर नो तो इसने प्रॉपर्टी सब लेट आउट किसको किया बोलो मिस्टर कपिल ओके आगे क्या हो रहा है फिर मिस्टर कपिल फॉर द रेंट ऑफ 1,000 पर मंथ दिलीप ने कपिल को ये प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दिया कितने वैल्यू में ₹1,000 पर मंथ तो कपिल से दिलीप को कितना रेंट मिल रहा है तो पूरे साल का कितना हो गया 12,000 दिलीप के लिए इनकम है ना वी आर दिलीप हम लोगों को दिलीप का इनकम निकालना है आगे देखो क्या बोला है एंड दिलीप पेज अ रेंट 500 टू मिस्टर सुनील और दिलीप सुनील को कितना रेंट पे कर रहा है 500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो कितना हो जाता है बोलो बोलो 6,000 होता है हाँ या ना राइट है तो इसका मतलब क्या हो गया रेंट कितने का है बोलो यहाँ पे 12,000 का रेंट है सिया मिस्टर दिलीप को मिस्टर नीलेश से सॉरी कपिल से कितना पैसा मिला 12,000 मिला राइट है तो 12,000 का मिस्टर दिलीप के लिए इनकम है बट ये इनकम कमाने के लिए अपोजिट में वो कितना रेंट पे कर रहा है 6,000 तो ये कमाने के लिए इसका खर्चा हो रहा है तो माइनस कर सकते हैं तो अभी लिखेंगे क्या रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब लेट आउट क्या बोला मैंने सब लेट आउट प्रॉपर्टी कितना रेंट मिला बोलो 12,000 इसमें से वो रेंट पेड भी तो कर रहा है रेंट पेड कितना पेड हो रहा है 6,000 तो एक्चुअल इनकम इज हाउ मच 6,000 इजी है नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इंटरेस्ट मिल रहा है चलो कौन कौन से इंटरेस्ट है बोलो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंक कितना डायरेक्टली सिंगल अमाउंट है 500 आउटर कॉलम नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड नाउ देयर इज अ वन रूल ऐसे रूल्स आप याद करते जाओगे राइट आपको देखो करना क्या है जो क्वेश्चन आप टैक्सेशन के यहाँ सीखेंगे उसके जो रूल्स बनते हैं ना वो पीछे के पेज में लिखते जाना जैसे कि आपने अभी क्या सीखा कि पहला वाला प्रॉपर्टी का पहला वाला अमाउंट क्या था कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है एग्जेम्प्टेड है तो आप नीचे रूल्स में लिखोगे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड बराबर है फिर इनकम अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस वाला वो क्या होता है माइनस होता है तो वो भी आप सेंटेंस देखेंगे फॉर अर्निंग एनी इनकम एक एक्सपेंसेस आता है दैट इज अलाउड फॉर डिडक्शन फिर अभी क्या देख रहे हो हमारा इनकम क्या था इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको एक पूरा इनकम का रूल का लिस्ट मिल जाए और वो रूल बस रीड करना है क्लियर हो रहा है तो रूल इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन क्या बोला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ये रूल है पब्लिक पीपीएफ के ऊपर के मिलने वाला इंटरेस्ट हमेशा एग्जेम्प्ट होता है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ बोलो कितना अमाउंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलेगा कोई प्लीज 1,000 का अमाउंट है हाँ या ना इसको क्या करेंगे लेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कितना पूरा 1,000 आउटर में क्या बन जाएगा नेक्स्ट वन इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नेट एंड टीडीएस नेट अमाउंट दिया रहेगा मतलब समथिंग इज ऑलरेडी डिडक्टेड समथिंग ना कुछ माइनस है तो जो माइनस किया है उसको वापस से क्या करोगे रूल है अगर नेट दिया है मतलब कुछ ना कुछ माइनस है तो जो पॉइंट माइनस है उसको ऐड करके आप ग्रॉस अमाउंट निकालोगे कौन सा अमाउंट निकालोगे ग्रॉस तो पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
हाँ या ना? नेट अमाउंट कितना मिल रहा था? नेट अमाउंट चेक करो 12,000. यस. एड व्हाट? TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. टैक्स डिडक्टेड मतलब वो टैक्स माइनस किया था, वापस हम लोग उसको ऐड करेंगे. कितना? 1,200. टोटल इनकम इज हाउ? 13,200. समझ में आया? नेक्स्ट वन, लॉटरी प्राइस. इनकम है, इनकम है ना? कितना मिल रहा है? इनकम है अदर सोर्स में 50,000 नेट है, TDS 28. बोला क्या था अभी? मीनिंग फ्रॉम लॉटरी. कितना अमाउंट बोलो? 50,000 रुपीज. 50,000 उसके अंदर TDS को क्या करेंगे? ऐड. कितना मिल रहा है? 20. टोटल इनकम कितना मिला आपको? 70,000. सही है. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? ही हैड परचेस अ लॉटरी टिकट वर्थ 3,000. उसने 3,000 का लॉटरी का टिकट परचेस किया. अकॉर्डिंग टू रूल इनकम कमाने के लिए एक्सपेंस माइनस कर सकते हो, बट लॉटरी के एक्सपेंसेस, ग्लैम्बलिंग के एक्सपेंसेस माइनस करने को अलाउड नहीं है. कैजुअल इनकम के ऊपर के एक्सपेंसेस माइनस करने को अलाउड नहीं है. कार्ड गेम, बेटिंग, ग्लैम्बलिंग, उसके ऊपर अगर आपने कुछ कमाया, ठीक है, इनकम समझ के ऐड करो, बट उसका एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते. तो परचेस ऑफ लॉटरी टिकट इज नॉट अलाउड फॉर एक्सपेंसेस. क्लियर? तो छोड़ दो इसको. ही रिसीव्ड अ रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैसा मिला. रिफंड, रिफंड का मतलब समझते हो? आपने जो पे किया था ना वही आपको मिल रहा है. बट कितना मिल रहा है देखो? फॉर द असेसमेंट ईयर 10-11 अमाउंटिंग एक्सेस ऑफ 2,000, एक्सेस इनकम टैक्स 2,000 एंड इंटरेस्ट 500. हम लोगों ने गवर्नमेंट को एक्सेस इनकम टैक्स पे किया था 2,000 का. जो जितना ज़्यादा पे किया था वो तो रिटर्न मिल गया, उसके साथ इंटरेस्ट भी मिला 500. तो जितना पे किया था वही रिटर्न मिल रहा है, तो वो मेरे लिए इनकम नहीं है. मतलब 2,000 इज नॉट इनकम फॉर अस. बट जो एक ऊपर का 500 मिल रहा है ना, वो अपने लिए इनकम है. तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन व्हाट? इनकम टैक्स रिफंड. कितना? 500. खत्म. सबका टोटल. एंड दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम व्हाट? अदर सोर्स. समझा? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ग्रॉस टोटल इनकम लिखा था क्योंकि उसमें सैलरी भी था. तो सैलरी प्लस अदर सोर्स मिलकर वो टोटल इनकम हुआ था. यहाँ पे सिर्फ सैलरी है, तो क्या लिखा? इनकम फ्रॉम अदर्स. यहाँ पे सिर्फ अदर सोर्स है, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ क्या है? अदर सोर्स है. तो क्या हेडिंग लिखा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. आप इसका टोटल कर सकते हैं. गुड. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.